हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उच्चारित भाषा के प्रकार्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, सामाजिक संप्रेषण की दृष्टि से भाषा का उच्चारित रूप अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रसिद्ध आधुनिक भाषा वैज्ञानिक सश्चुर के बाद से पिछले कुछ सालों तक भाषा विद्वानों ने केवल उच्चारित भाषा पर ही बल एवं ध्यान दिया। बोलचाल की भाषा, वाक्य या उच्चारित भाषा को महत्व देने के पीछे उसके प्रकार्य ही मुख्य कारण रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्र की विभिन्नता उच्चारित भाषा के रूप को तय करता है। विविध रूप भाषा समाज में अनेक प्रकार के हमें सुनने को मिल जाते हैं। आज हिंदी भाषा को ही अगर देखें तो वह पूरे भारत में अलग अलग तरह से बोली जाती है। अपनी नज़दीकी बोलियों के बीच या बोली क्षेत्र में उसका क्षेत्रीय रूप प्रचलित है। भारतीय भाषाओं के बीच उसका संपर्क भाषा के रूप में मिश्रित रूप प्रचलित है, जैसे बम्बईया, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। सामाजिक शैलियाँ भी प्रचलित है, जो वर्ग भेद, पद भेद, शिक्षा भेद या कहे सामाजिक स्तर भेद के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार उच्चारित भाषा के अनेक रूप आज समाज में मिलते हैं, जिसके माध्यम से भाषा समुदाय के सदस्य अपनी संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। किसी सामाजिक वर्ग की बोली ही कुछ कारणों से सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर के मानक रूप में स्वीकृत हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि उच्चारित भाषा ही भाषा का आधार है, यानी कि सामाजिक वर्ग की ही कुछ कारणों से सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करती है। किसी सामाजिक वर्ग की बोली किसी कारण से सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करती है। जैसे इसके रूप में हम देखें तो हिंदी को, मराठी को, ये ऐसे सामाजिक वर्ग की बोली है जिन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। और भी अनेक हैं, यहाँ तो मैंने सिर्फ दो का ही नाम लिया है। अथवा उच्चारित भाषा से ही भाषा का आदर्श रूप विकसित होता है। उच्चारित भाषा के समाज में बहुत से रूप भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यों की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार उच्चारित भाषा समाज में अनेक कार्य निभाती है, उसके रूप भिन्न होते हैं। यह निर्भर करता है प्रयोग करने वाले के ऊपर कि उसे कौन प्रयोग कर रहा है। वह प्रयोग करने वाला किस भौगोलिक क्षेत्र, किस शैक्षणिक स्तर भेद का है तथा उसके सांस्कृतिक भेद का प्रभाव भाषा के उच्चारित रूप पर पड़ता है। उच्चारित भाषा के इस व्यापक प्रकार और विस्तार को देखते हुए ही विद्वानों ने मनुष्य को बोलने वाला और बातचीत करने वाला प्राणी कहा है। कुल मिलाकर हम इस विषय को, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, उच्चारित भाषा के प्रकार्य, ऐसे हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि जो कोई भी भाषा का प्रयोग करने वाला है, निर्भर करता है कि वह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, वह किस शैक्षणिक स्तर का है और किस सांस्कृतिक माहौल में है। उसके अनुसार उसकी भाषा बोली रूप ग्रहण करती है। इसी प्रकार इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे भारत में हिंदी के ही कई मिश्रित रूप मिलते हैं, जैसे बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। यह इसी के रूप हैं और यह उच्चारित भाषा के ही प्रकार्य हैं। अब देख लेते हैं लिखित भाषा के प्रकार्य। लिखित भाषा वह संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार देता है। लेखन जो है वह सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रकार्य है। वह जो है तो संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार देता है। मानव संप्रेषण में लेखन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकार भी हैं। आइए एक करके उन्हें समझते हैं। स्मृति में सहायक। लिखित भाषा स्मृति में सहायक कैसे है, यह आप स्वयं भी विचार करें तो बहुत ही आसान है। यूँ समझिए कि अगर मौखिक रूप से हम किसी चीज़ को याद रखते हैं और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें पहुंचाना है, तो कुछ पीढ़ी, हर एक पीढ़ी में जैसे जैसे हम अगली पीढ़ी को अपनी बातें बताएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। पर वही चीज़ अगर लिखित भाषा में होगी
तो जो इस पीढ़ी को वो लिखा हुआ मिलेगा वही रूप उसे अगली पीढ़ी भी जान पाएगी, उसमें कुछ अलग से मिश्रित ज्ञान मिश्रित नहीं होगा। यानी कि जो बात आज हम कहना चाह रहे हैं वह कई पीढ़ियों बाद भी वही ज्ञान उसी रूप में रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि मौखिक रूप में कुछ पीढ़ियों तक जो अपनी बातें हस्तांतरित करते हैं तो संदेश में कुछ परिवर्तन आता जाता है। जबकि इसके विपरीत इन सूचनाओं और संदेशों को अगर लिखित रूप में रखा जाए तो इन्हें कभी भी इनके मूल अथवा अपरिवर्तित रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इन्हें हमेशा के लिए जैसा है वैसा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार। मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए इसका संप्रेषण क्षेत्र सीमित है। जबकि लिखित संप्रेषण में दूरी और समय दोनों की सीमा नहीं होती, इसलिए लेखन को संप्रेषण के क्षेत्र में दूरी का माध्यम भी कहा गया है, जिसमें लेखक और पाठक की दूरी मिट जाती है, बल्कि लेखक और संदेश की दूरी भी सिमट जाती है। इस प्रकार लिखित भाषा व्यापक संप्रेषण क्षेत्र तक अपने मूल रूप में फैल सकता है। यानी संप्रेषण में अगर मौखिक रूप से हम संप्रेषण करते हैं तो सुनने वाला चाहिए और सुनने वाला नज़दीक होना चाहिए। भले आज इंटरनेट मोबाइल के युग में भी अगर हम किसी से बात करते हैं तो सीमित लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जबकि लिखित रूप में अपने संदेश को हम किसी भी दूरी पर किसी भी पाठक तक हम अपनी बात, अपने विचार, अपने समाचार को पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक सीमित क्षेत्र का जो बंधन होता है मौखिक संप्रेषण में, वह लिखित संप्रेषण में नहीं रहता। इसी प्रकार लिखित भाषा जो है व्यापक संप्रेषण क्षेत्र तक अपने मूल रूप में जैसा हम लिखेंगे वैसा ही अगले तक पहुंचेगा, मूल रूप में पहुंच जाता है। प्रसारण का माध्यम। लेखन का प्रकार्य संदेश को भेजने वाले से दूर पहुंचाने में समर्थ बनता है। लेखन का प्रकार्य संदेश को जो भेजने वाला है से दूर पहुंचाने में समर्थ बनता है। लिखित संदेश उच्चारित संदेश की तरह उसी समय प्रेषित करना जरूरी नहीं होता, इसे बाद में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे समाचार पत्र, अगर आज के समाचार पत्र को आज हम नहीं पढ़ पाए तो उसे हम कल भी या किसी और दिन भी उसी रूप में पढ़ और समझ सकते हैं। लिखित भाषा की यह विशेषता उसे प्रसारण माध्यम के रूप में स्थापित करती है, जबकि मौखिक संदेश अपने श्रोता तक पहुंचने के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाता है। हमने कुछ बोला, आपने सुना, हो सकता है कुछ देर बाद उसे भूल जाएंगे, पर अगर वह लिखित रूप में होगा तो आप उस समय भी, जिस समय पढ़ेंगे उस समय भी याद रहेगी और उसे आप लंबे समय तक उसी विचार, उसी समाचार को आप सुरक्षित रख सकते हैं और उसे पुनः दोबारा अपनी स्मृति में ला सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण। इस शब्द से यह प्रमाणित होता है कि लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर अधिक विश्वास करते हैं। सामाजिक नियंत्रण कब होगा? जैसे अगर हम किसी बात को बोलेंगे तो वह कुछ समय बाद वह खत्म हो जाएगा, पर अगर वही चीज़ लिखित हो तो वह सदैव के लिए प्रमाणित हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए कई सरकारी कार्यालयों में कामकाज में देखें तो आप कई बार यह देखते होंगे या कहते होंगे कि आप यह मुझे लिखित रूप में दे दीजिए। इससे क्या होता है, वह जो बात कह रहा है वह प्रमाणित हो जाता है, फिर वह अपने बातों से मुकर नहीं सकता। इसी प्रकार सामाजिक प्रक्रिया में आप देखें तो इस रूप को सामाजिक गरिमा भी प्राप्त है। लिखित दस्तावेज की अस्थायी प्रकृति के कारण इस भाषा रूप को अन्य लोगों का भी पूरा समर्थन मिलता है। प्रतिक्रिया। भाषाई संप्रेषण जो बोलने की जो सीमा है से लेखन को स्वतंत्र करता है। इसमें कई प्रकार की सीमित प्रतिक्रिया भी निर्मित होती। अगर कोई पुत्र अपने पिता के लिए या माता के लिए पत्र लिखेगा तो वह पत्र उसकी माता पिता के लिए ही
सीमित होती है। इसी प्रकार वसीयत, अगर किसी की वसीयत अगर कोई लिखता है तो वह किसी निर्धारित व्यक्ति के लिए ही होगी। इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं निर्मित होती है, यह भी लेखन की एक लेखन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रकार सौंदर्य शास्त्रीय प्रक्रिया, साहित्य शब्द साहित्य को कला के माध्यम के रूप में सामने लाता है। इसमें संदेह नहीं कि साहित्य की मौखिक परंपरा भी मिलती है। देखे हैं, कुछ वर्षों में साहित्य की वाचिक परंपरा तथा उसकी भाषिक जो रूप है को लिखित साहित्य की तुलना में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इसके विपरीत जब भी मौखिक रूप से कोई संवाद प्रस्तुत होता है तो वह तनिक क्षण के लिए ही उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद उसे हम भूल जाते हैं। जबकि साहित्य की ऐसी अनेक विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, नाटक और कुछ विशेष कविताएं, जिनके स्वरूप की कल्पना भी उनके लिखित रूप के बिना नहीं की जा सकती। साथ ही साहित्य में लिखित माध्यम को इतने स्तरों पर विकसित किया गया है कि उसे सुलेखन की अति विकसित और समृद्ध कला के रूप में देखा जा सकता है, जैसे प्रिंट मीडिया ने लेखन आया है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने लिखित भाषा के प्रकार को भी समझा और उच्चारित भाषा के प्रकार को भी पढ़ा और समझा। बहुत ही आसान है, अगर एक बार में इसे न समझे तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।